हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के लेक्चर नंबर 25 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमंस के अंदर पढ़ते आ रहे थे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक हम किस तरीके से भेजते हैं, किस तरीके से हम उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे किस चीज़ का। अगर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है कि भाई एक सब्सटेंस को हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे किस चीज़ का, वो कौन कौन से सब्सटेंस होंगे जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करेंगे। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर किस चीज़ का किया जाएगा। एक तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन उस चीज़ का किया जाता है जो हमें मिल तो एक जगह पे रही है लेकिन उसकी ज़रूरत हर एक बॉडी पार्ट तक है। बॉडी पार्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंसानों की ही बॉडी होती है। अब जैसे प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है तो उसको हम प्लांट बॉडी बोलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन हम किस चीज़ का करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हम उस चीज़ का करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर है तो एक जगह पे, लेकिन उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को है, हर एक ऑर्गन को है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या चीजें होती होंगी जिसके ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत है? तो देखो, सबको पता है हमारे प्लांट्स के अंदर जो फूड की फॉर्मेशन होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा लीव्स के अंदर होती है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस हुई है तो इसका मतलब जो फूड की प्रिपरेशन हुई है वो लीव्स में हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि लीव्स के अंदर जो फूड बना है उसकी सिर्फ लीव्स को ही ज़रूरत है। प्लांट के हर एक पार्ट को फूड की ज़रूरत है ताकि वो ग्रो कर सके, अपनी हाइट बढ़ा सके, ठीक है, अपनी क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। तो हर एक पार्ट को फूड की ज़रूरत है। हमें क्या करना पड़ेगा? उस फूड को लीव्स से हर एक बॉडी पार्ट में, मतलब प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में, चाहे वो उसकी स्टेम हो, ठीक है, चाहे बाकी लीव्स हो, चाहे फिर वो बाकी उसकी रूट्स हो, उनके हर एक पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? उस फूड को पहुंचाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट हम किस चीज़ का करेंगे? एक तो फूड का करेंगे, और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है? तो देखो, प्लांट के अंदर वाटर का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि पानी की ज़रूरत भी पौधे के हर एक पार्ट को होती है। और पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? जड़ों से मिलेगा। तो जड़ों से हमें जब पानी मिल जाएगा तो जड़ों के अंदर अब पानी आके कलेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे की जड़ों को पानी की ज़रूरत है, प्लांट के हर एक ऑर्गन को उस पानी की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? जड़ों से उस पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन दो चीज़ों का हुआ। और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ फूड से और पानी से काम नहीं चलेगा। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों का भी हमें उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा? प्लांट ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस लाइक गैसेस, मिनरल्स, वाटर, हॉर्मोन्स एंड ऑर्गेनिक सोल्यूट्स to short distance or long distance as water from the root or tip of stem। अब इसका क्या मतलब है? इसमें बताया है कि प्लांट को बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी को ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना उनके। अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या होता है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और सारे पार्ट्स तक पहुंचाएंगे। और फिर क्या करेंगे? वो उनके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है, तो उसको वो बाहर भी निकालेंगे। तो हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का भी होगा, हॉर्मोन्स का भी होगा, मिनरल्स का भी होगा और फूड का भी होगा। साथ ही साथ वाटर का भी ट्रांसपोर्ट हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो ये ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे जो हम भेज रहे हैं, वो दो तरीके से होगा हमारा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट देखो, बाहर से हम अंदर लेके आए वो भी ट्रांसपोर्टेशन ही है। अब जैसे कि गैसेस हैं, गैसेस क्या करेंगी? इन पत्तियों के पास जब हवा आएगी तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर ले लेंगे और ऑक्सीजन को यहाँ से
बाहर भेज देंगे। तो अब ये जो हो रहा है ना ट्रांसपोर्ट, उसके लिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लोजनेस है एयर की, जहां से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। लेकिन अगर मान के चलो हमारे यहाँ पे रूट्स के अंदर क्या है, बहुत सारा पानी आ गया है, उस पानी की जरूरत इस पूरे बॉडी पार्ट्स को है। ठीक है, लीव्स को भी पानी की जरूरत है, फ्लावर्स को भी पानी की जरूरत है, स्टेम को भी पानी की जरूरत है। तो रूट्स से क्या स्टेम तक या फिर लीव्स तक हम डायरेक्टली इसका डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये जो दो टर्म्स आई हैं, उनके बारे में भी अभी देखेंगे कि क्या होती हैं। डिफ्यूजन होता है जहां पे हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी होती है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, डिफ्यूजन होता है जैसे कि कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट उस मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चीजें, सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चीजें मूव करेंगी, तो अपने आप ही हो जाता है वो डिफ्यूजन। ठीक है, उस ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में हमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हमें रूट से मिनरल्स और वाटर को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है प्लांट के, तो हमें हमारे ये बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बिना एनर्जी के यूज किए ये प्रोसेस नहीं हो सकती कि हम यहाँ से चीज़ों को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करें। तो उसके लिए हमें एनर्जी भी खर्च करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना किस किस चीज़ का है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्या करना है हमें, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचानी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू वस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, जो हमारा दूर दूर तक चीज़ों का ट्रांसपोर्ट जो करना है, जैसे कि रूट से क्या करना है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हमें बॉडी के हर एक पार्ट तक करना है प्लांट के, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ्लोएम टिश्यू की और जाइलम टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमें ये जो ट्रांसपोर्ट करना है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक करना है। ठीक है, लंबे रास्ता तय करना है इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो हम कर नहीं सकते। वो काम कौन करेगा, इनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करेगा, जाइलम टिश्यू जड़ों से पानी को और मिनरल्स को लेके प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। और जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करेगा, फ्लोएम टिश्यू लीव्स से जो फूड की प्रिपरेशन हुई है लीव्स के अंदर, उसको हर एक बॉडी पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट होंगे उनको करने का काम कौन करेगा, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। लेकिन जो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के जो ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होना है, गैसियस ट्रांसपोर्ट होना है, उसके लिए हमें किसी स्पेशल टिश्यू की या फिर सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो सिंपल होगा ट्रांसपोर्टेशन, वो डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन के थ्रू हमारा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का। तो देखो, अब ये जो फ्लोएम और जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल्स का, वो किस तरीके से होगा, वो दो तरीके से हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन may be unidirectional in the case of water and multidirectional as in minerals और organic solutes। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारी मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की एक जगह से दूसरी जगह तक, वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाईडायरेक्शनल भी। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि जो सब्सटेंस की मूवमेंट होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। अब ये किसके अंदर होगी, देखो प्लांट के अंदर जो पानी मिलेगा वो लीव्स के अंदर से तो ट्रांसपोर्ट होता नहीं है। अगर हमें कोई ये बोलता है कि जाओ पौधों में पानी दे दो, उसके अंदर पानी की कमी हो रखी है, तो हम और कहीं पे पानी नहीं देते, उसकी जड़ों में पानी देते हैं। ठीक है, जड़ों में भी कहाँ पे, जिस मिट्टी में वो लगाई है उस मिट्टी के अंदर पानी देते हैं हम। प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम पानी पकड़ा के नहीं आते या फिर उसके ऊपर पानी डाल के नहीं आते। हम पौधे को जब पानी देना होता है तो उस मिट्टी में देते हैं जहां पर वो लगाया गया है। ठीक है, तो अब मिट्टी के अंदर क्या आ गया, पानी आ गया। मिट्टी से कहाँ आएगा वो, रूट हेयर्स के थ्रू
जड़ों में पानी आएगा, ठीक है। अब जड़ में जो पानी आया है वो कहाँ पे जाएगा, हर एक बॉडी पार्ट तक जाएगा। तो अब एक बात बताना, अगर हर एक बॉडी पार्ट तक पानी जाएगा तो जितने भी बॉडी पार्ट हैं प्लांट के रूट्स को छोड़ के, वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जमीन से, मतलब जिस मिट्टी में वो लगाए गए हैं उससे ऊपर की साइड है। तो पानी का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर की तरफ। प्लांट के पास कोई चॉइस नहीं है कि रूट्स के अंदर जो वाटर है वो दो डायरेक्शंस में जाए, दो में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि रूट ही सबसे नीचे प्रेजेंट है, सबसे नीचे रूट्स प्रेजेंट है। तो रूट्स के अंदर जो पानी है वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ पे, ऊपर की साइड। प्लांट के हर एक ऊपर के पार्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वाटर का। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का हमने एग्जांपल दे लिया कि रूट्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट के अंदर। अब मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो क्या होता ही है, हमारी जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके अंदर फूड की फॉर्मेशन होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फूड की फॉर्मेशन होती है हमारे लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर फूड जो बना है उसकी हर एक बॉडी पार्ट को जरूरत है, ठीक है। प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट को, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो ब्रांचेस हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, हर एक बॉडी पार्ट को क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब वो फूड जो लीव्स को भेजना है, अब लीव्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना, लीव्स के ऊपर की साइड भी स्टेम जा रही हो, ठीक है, लीव्स के ऊपर की साइड भी स्टेम जा रही होती है, लीव्स बीच में भी तो प्रेजेंट होती हैं किसी चीज के, ठीक है। तो लीव्स के अंदर जो फूड बना है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। अब यहाँ पे जो फूड की फॉर्मेशन हुई है, ऐसा नहीं है कि ये नीचे की तरफ जाएगा बस, नहीं, ये इस साइड में भी जा सकता है, ये राइट साइड में, ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड। प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू करेगा। और फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, लीव्स से खाना ले करके, ठीक है, लीव्स से खाना ले करके हर एक बॉडी पार्ट तक उस फूड को पहुंचाएगा। और वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, मल्टी डायरेक्शन होगी, मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर वो क्या करेगा, इस फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ऊपर की साइड भी, नीचे की साइड भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। इस स्लाइड पे इतना ही था। और क्या होगा उसके बाद, अब जो हमने देखा था ये तो था लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट, उनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे इलेबोरेट करके कि जो हमारी जाइलम टिश्यू है वो किस तरीके से हमारे वाटर को हर एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है, किस तरीके से हमारी लीव्स से हर एक प्लांट के बॉडी पार्ट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उससे पहले अब शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं कि जो बिल्कुल कम डिस्टेंस पे है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस का कैसे होता है। तो उसमें फर्स्ट टर्म आती है हमारी सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने 3 तरीके बताए हैं कि जिससे हम शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं सब्सटेंसेस का, वो 2 तरीके के हैं। एक तो ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हमें कोई एनर्जी खर्चने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो नेचर के अंदर अपने आप हो रहा है। और दूसरा इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का, जिसके अंदर हमें स्पेशली क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, एटीपी लगानी पड़ रही है। अब जिसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है वो किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के, वो है एक तो फैसिलिटेटेड हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है, इसके डिफ्यूजन जहां पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब 2 चीजें आपस में क्या हो रही होंगी, डिफ्यूज हो रही होंगी, मिल रही होंगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड की फॉर्म में होंगे, तरल अवस्था में होंगे, या फिर जो गैसियस फॉर्म में होंगे, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होंगे। हम यहाँ पे सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। और हम साइंस में स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं जो हमें शॉर्ट टाइम की रेंज में उनको हम ऑब्जर्व कर सकें। अब जैसे कि सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो कई सालों में जाके होता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं। तो डिफ्यूजन में हम लिक्विड्स की और गैसेस की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारे डिफ्यूजन होता है। तो पहले ये देखो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस होती क्या है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे,
हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन तक अपने आप ही मूवमेंट करेंगे। जैसे कि है ना, ये मान लो एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने मान लो पानी ले लिया, ये लिक्विड का एग्जांपल देख रहे हैं पहले, ठीक है, पानी ले लिया। अब ये जो पानी लिया है इसके अंदर, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने पहले, वाटर ले लिया, पानी ले लिया। अब ये जो पानी लिया है हर जगह पे इसकी क्या है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सेम मात्रा में है, सारे पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं इसके चारों ओर, ठीक है। अब मान लो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक नींबू निचोड़ दिया, एक लेमन क्या कर दिया, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, एक लेमन, उसका रस इसके अंदर डाल दिया। जब हम नींबू का रस पानी के अंदर डालेंगे तो वहां पे क्या हमें एक्स्ट्रा कोई उसको मिलाने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। जब हम उस नींबू को इसके अंदर निचोड़ देते हैं, इसका जो नींबू का रस होता है उसको जब पानी में डाल देते हैं तो अपने आप वो क्या करता है, हर जगह पे मिल जाता है, घुल जाता है। यही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, यही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब जो हमारे नींबू के जो रस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ में क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब एक बात बताना, ये किस तरीके से, अब ये घुला है तो ये क्यों घुला है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण ना। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके नींबू के रस को छोड़ दिया, यहाँ पे नींबू के रस की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। अब इस एरिया की अगर हम बात करें, इस एरिया के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, नींबू के जो रस के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे सारे कैसे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे नींबू का के रस का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी, लोअर कंसंट्रेशन नींबू की यहाँ पे होगी। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, नींबू के रस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर बात करें हम गैसेस की, ठीक है, अगर बात करें गैसेस की तो मान लो ये क्या है, हमारा कोई रूम है, ठीक है, रूम है, उस रूम के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, हर जगह पे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद अगर मान लो किसी ने यहाँ पे कोई खाना बना रहा है, ठीक है, किचन से, घर पे कई बार देखते हैं कि अगर किचन में कुछ अच्छा बन रहा हो तो उसकी स्मेल है ना दूसरे कमरों तक भी आ जाती है। अब वो स्मेल दूसरे कमरों तक कैसे आई है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आई है। क्योंकि मान लो किचन में है, वो खाना बन रहा है, अगर किचन में खाना बन रहा है तो वहां पे खाने के पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, और हम जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पे खाने के पार्टिकल्स की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या है, सिर्फ हवा के पार्टिकल्स हैं। तो फिर जो हमारे किचन के अंदर खाना पक रहा है उसके पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन किचन में ज्यादा है, हमारे रूम में कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होगा, उस फूड के जो वेपर्स की फॉर्म में पार्टिकल्स हैं वो किचन से हमारे रूम की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की मूवमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी बात आई समझ कि ये क्या थी, एयर थी, ठीक है, ये क्या थी, एयर थी, और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे मान लो कुछ भी खाना पक रहा है, ठीक है, कुक हो रहा है कुछ। अब ये जो कुकिंग हो रही है उसके पार्टिकल्स कहाँ आए, यहाँ पे आए, और फिर थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो वो हर जगह पे उस खाने की जो स्मेल है वो हर जगह पे फैल जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, प्लांट के अंदर भी सेम सिंपल डिफ्यूजन होगा। और ये सिंपल डिफ्यूजन हम एक चीज देख रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंसेस पे हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल में बैठे हुए हो और मम्मी घर पे खाना बना रही है तो स्कूल तक तो उस खाने की स्मेल नहीं आती, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है, शॉर्ट रेंज तक फॉलो करेगी। तो अभी डिस्टेंस, ये डिफ्यूजन की बात समझ में आई कि डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस होती है। सिंपल डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, और इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, ये लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर देखी जाती है इस टाइप का डिफ्यूजन। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है लेकिन उसकी रेट बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हम उसको स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो अगर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर
चौक से बहुत ज़्यादा रब कर देंगे, अगर उसको मिटाते हैं तो वो मिट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस चौक को रखा हुआ ऐसे ही छोड़ देंगे और हम 5-6 साल के बाद जब उसको देखेंगे तो अगर हम उसे मिटाने की कोशिश करेंगे उस चौक को उस ब्लैक बोर्ड से, तो वो नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि उसके, ठीक है, उस चौक के पार्टिकल्स इस ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स पर बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि खाने वाली बात थी ना कि रूम के अंदर जब खाने के पार्टिकल्स की स्मेल अगर मिक्स होगी तो हम क्या किसी भी तरीके से इसको अलग कर सकते हैं? हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। सेम वहां पे भी यही कंडीशन होगी कि हम क्या नहीं कर सकते। डिफ्यूजन का मतलब है कि मिल गई वो चीजें, ठीक है। तो यही डिफ्यूजन किसके अंदर होगा? हमारे प्लांट्स के अंदर होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस बात का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है कि हमारी ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस नॉर्मली भी हो सकती है जब बीच में कोई मेम्ब्रेन ना हो, या फिर बीच में मान लो कोई मेम्ब्रेन है उसके थ्रू भी क्या हो सकती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो हमने क्या किया, ये एक और बीकर ले लिया और इसके बीच में हमने कोई मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, बीच में क्या लगा दी, मेम्ब्रेन लगा दी। अब मेम्ब्रेन लगाई है तो एक साइड हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। एक साइड क्या है, पानी है, और उसके अंदर पानी है, उसके अंदर मान लो हमने क्या डाल दिया, इंक डाल दी, ठीक है, इंक डाल दी, या फिर कुछ भी लगा लो, कोई भी नई चीज क्या कर दी उसके अंदर एज ए सोल्यूट डाल दी। और दूसरी साइड हमने क्या कर दिया, दूसरी साइड हमने पानी की कंसंट्रेशन ले ली कम, मान लो यहाँ पे 2 लीटर लिया था, ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और दूसरी साइड भी इतनी ही हमने इंक डाल दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर पानी है और उसमें इंक डाली है, यहाँ पे 1 लीटर पानी है उसमें भी इतनी ही इंक डाली है, तो पानी की कंसंट्रेशन किस साइड ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, ठीक है, इस साइड में ज्यादा है पानी की कंसंट्रेशन, इस साइड में कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतनी ही तेजी के साथ हमारा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी रूम के अंदर, ठीक है, किसी भी रूम के अंदर किचन के अंदर ही मान लो खाना बन रहा है, जितनी ज्यादा उस खाने के वेपर्स बनेंगे, जितना ज्यादा हम उसको बॉईल करेंगे उतने उसके वेपर्स वो भाप के रूप में ऊपर आएगा, उतने ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी से क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे किचन के अंदर होगी, ठीक है, जितना और जितनी कम कंसंट्रेशन हमारे रूम के अंदर होगी, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतनी ही तेजी के साथ मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, मूवमेंट होगी। दूसरा अफेक्ट कौन करेगा, उसकी परमिएबिलिटी। अगर बीच में कोई मेम्ब्रेन है तो वो कितनी ज्यादा परमिएबल है, मतलब कितना ज्यादा अलो करती है पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वो मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा पतली है तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा हो जाएगा। अगर वो मेम्ब्रेन थोड़ी सी मोटी है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं आ जा सकते, तो उसके कारण जो डिफ्यूजन का रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, मेम्ब्रेन एक तरीके से उनके लिए बैरियर ही है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम कोई भी चीज छानते हैं, अगर हमारी जो छलनी है उसके अंदर थोड़े से बड़े होल होंगे तो हमारा जो पार्टिकल्स जो हमें छानने हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल हमें छानना है वो अच्छी तरीके से छन जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बारीक होंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है वो उसके अंदर अटक जाएंगे, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे होती है, ये उसके। और टेम्परेचर किस तरीके से हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, देखो, अगर मान लो हमें किसी चीज को मिक्स करना है, कई बार चीनी को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो उस टाइम पे टेम्परेचर का रोल होता है या नहीं होता, क्योंकि चीनी अगर पानी के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं, उनको डिफ्यूजन करवा रहे हैं, तो उस डिफ्यूजन के रेट को टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के अंदर चीनी को घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नॉर्मली घुल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे उसके अंदर और चीनी डाल के अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक तो हम ठंडे पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करने की कोशिश करें, एक हम गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो गर्म पानी वाली चीनी, शुगर जल्दी से डिसॉल्व होगी। इसका मतलब जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
तरीके से इफेक्ट करता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है, वो भी बढ़ जाएगा। और प्रेशर किस तरीके से, प्रेशर का मतलब है हम पार्टिकल्स को पास पास में लेके आ रहे हैं। एक तो हम बड़ा भी कर लें, उसका फिर प्रेशर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सिंपल डिफ्यूजन की बात। हमारे प्लांट्स के अंदर जो सिंपल डिफ्यूजन है वो किस तरीके से होगा, लीव्स के अंदर, ठीक है। लीव्स के अंदर क्या होगा, लीव्स के अंदर बाहर ऑक्सीजन की मान लो कमी है, प्लांट के अंदर क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एज अ वेस्ट, ठीक है। अब प्लांट के अंदर, उन लीव्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा है और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो मूवमेंट उसके जो लीफ का सरफेस है उसके थ्रू क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लीव से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी लीव्स में एंटर कर जाएंगे। तो ये थी सिंपल डिफ्यूजन की बात। उसके बाद आ गया फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो फैसिलिटेड तरीके से क्या मतलब है, फैसिलिटेड तरीके से मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो होगी ही, लेकिन इस चीज को कराने के लिए हमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन्हें हमें क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। इस एरिया से हमें इस एरिया के अंदर उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आएंगे तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन फैसिलिटेड टाइप के डिफ्यूजन के अंदर या फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, हमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी। और वो कैरियर का मतलब है कि जो उन सब्सटेंसेस को वहां से लेकर के दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करे, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स को इस जगह से इस जगह तक पहुंचाने में कौन हेल्प करेगा, कैरियर हेल्प करेगा। और यहाँ पे कैरियर क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार अगर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पड़ी होगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पड़ी होगी, तो उसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो इस तरीके से, जो हमारे अगर सेल, किसी भी सेल को हम स्टडी करते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को अगर ध्यान से देखें तो उस सेल मेम्ब्रेन को जब बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, ऐसा सिरा। तो ये क्या होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीचे की साइड है। ये ऐसा पोर्शन है जो कि वाटर को लाइक करता है, हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं टेल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, टेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ नीचे वाली साइड पे भी क्या प्रेजेंट होंगी, टेल्स प्रेजेंट होंगी। और ये जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, मतलब उनको हाइड्रो से, मतलब वाटर से क्या होता है, फोबिया होता है, डर लगता है, हाइड्रोफोबिक होती हैं, ठीक है। मतलब वो वाटर को लाइक नहीं करती, इसीलिए वो क्या है, अंदर की साइड है कि यहाँ पे पानी के टच में नहीं आएंगी। अब क्या प्रेजेंट होगा, अब अगर किसी भी सब्सटेंस को इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसकी हेल्प कौन करेगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात है ये, कि फैसिलिटेड टाइप के ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। वो प्रोटीन क्या करेंगे, उन प्रोटीन के अंदर कुछ की एंड लॉक टाइप का मैकेनिज्म होता है। जैसे कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसके अलावा कोई भी चाबी नहीं लगेगी, इसी तरीके से क्या प्रेजेंट होता है हमारे इनमें, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन होना होता है, वहां पे भी ऐसे ही की एंड लॉक मैकेनिज्म के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर बना दिया, अब हमें क्या दिख रहा है, ये जिगजैग जेड की शेप से का दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन की अंदर से शेप है वो इस तरीके से है। अगर इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कोई इस शेप का कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा,
ये करेगा। इसके लिए स्टेप क्या होंगे, तो देखो इस मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप है। अब ये क्या होगा, नीचे से तो बंद होगा, ठीक है, नीचे से बंद होगा और ऊपर से खुल जाएगा। किस लिए खुलेगा, ताकि ये मॉलिक्यूल इसमें एंट्री कर सके। पहले क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूल की इस प्रोटीन के अंदर एंट्री हो जाएगी। प्रोटीन के अंदर एंट्री होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन के अंदर एंट्री होने के बाद इसने इसको इसके अंदर फिट कर लिया, इस प्रोटीन ने इस मॉलिक्यूल को अपने अंदर फिट कर लिया, चिपका लिया, पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या करेगा, अपना ऊपर का सिरा तो बंद कर लेगा, ठीक है, ऊपर का सिरा तो बंद कर लेगा और फिर नीचे का सिरा क्या कर देगा, इस तरीके से ये प्रोटीन क्या करेगा, अपना नीचे का सिरा खोल लेगा, ताकि इसके अंदर जो फंसा हुआ मॉलिक्यूल है, जो इसने ट्रैप किया है, जिसका इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो नीचे से क्या हो सके, यहाँ से दूसरी साइड में आ सके। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो हमने मॉलिक्यूल लिया था, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके लोअर एंड से, प्रोटीन के लोअर एंड से फ्री होकर के कहाँ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, इस मॉलिक्यूल का इस रीजन से इस रीजन तक, मतलब हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूवमेंट हुई है, और इस मूवमेंट में उसकी हेल्प किसने करी है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे उन्होंने इसकी हेल्प करी है। ठीक है, यही कि हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करवाते हैं, और उस मूवमेंट को कराने के लिए हमें किसी कैरियर की ज़रूरत होती है, किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, और वो कैरियर क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। The process does not require any energy। इस प्रोसेस के लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एटीपी खर्च करनी नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट इसलिए बोला क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा है। पैसिव इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे किसी एनर्जी को खर्च करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, उसमें भी किसी एनर्जी को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, तो उसको भी हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब थर्ड टाइप का ट्रांसपोर्ट कैसा आएगा, थर्ड टाइप का ट्रांसपोर्ट आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अब एक्टिव का मतलब है कि वो एक्टिवली क्या कराएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, एक्टिवली मतलब बहुत जोश के साथ। The mechanism transfer molecule from a region of lower concentration to region of higher concentration with the help of membrane protein system is termed as active transport। अब इसके अंदर देखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। अब तक जब जो हमने दो टाइप के ट्रांसपोर्ट देखे हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हमने देखा था जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या होगा, एक्टिव का मतलब जिद्दी के साथ करेगा ना, वो अपने जोश के साथ करेगा। अब वो जोश कैसे दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगी ना मॉलिक्यूल्स की, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगी, और किसके थ्रू होगी, इसी तरीके से मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, और वहां पे भी प्रोटीन्स क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी एक बात बताना, ये क्या है, बीच में कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, बीच में क्या है, मेम्ब्रेन है। अगर हम प्लांट की बात करें तो पानी जब हम पौधों को देते हैं, पानी जब पौधों को देते हैं तो पानी की कंसंट्रेशन मिट्टी के अंदर ज्यादा होती है, प्लांट के अंदर कम होती है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, पानी की मूवमेंट हो जाती है और वो आगे तक भेज दिया जाता है पूरे प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मिनरल्स की, ठीक है, अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स हमारे जड़ों के अंदर काफी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमारे जो, ये मान लो कोई पौधा है, ठीक है, उसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये पौधे की जड़ें हैं, रूट्स हैं। इन रूट्स के पास अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इन रूट्स के पास क्या होता है, इन रूट्स के पास H2O की तो होती है कमी, ठीक है, पानी की क्या होती है, कमी होती है। और सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर पानी की क्या होती है, सॉरी एक सेकेंड, सॉइल के अंदर क्या होता है पानी, सॉइल के अंदर H2O की क्या होती है कंसंट्रेशन
ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक सिंपल डिफ्यूजन के रूप में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मिनरल्स की, सोयल के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट्स के अंदर जो मिनरल्स हैं, रूट्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और सोयल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, कौन, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स रूट के अंदर ज्यादा होते हैं, सोयल के अंदर कम होते हैं। लेकिन रूट को ये लगी रहती है कि मेरे पास भले ही मिनरल्स कम हो, लेकिन फिर भी मुझे सोयल से क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, सोयल से क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। उसके पास पहले ही मिनरल्स हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए, ज्यादा मिनरल्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से अपनी अकड़ ही तो दिखा रही है। अब हायर जिसके पास कमी हो उसके पास तो हम दे देते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम खाना लेके आए हैं, ठीक है, खाना लेके आए हैं, 2-3 बंदे हैं वो खा रहे हैं। अगर मान लो एक नहीं लेके आया है खाना, तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर कर देते हैं। मतलब हमारे पास खाने की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसके पास फूड है ही नहीं, या फिर बोल दो कि फूड की कंसंट्रेशन कम है, तो हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन शेयर कर देते हैं ना उसके साथ। लेकिन अगर मान लो कोई खाना लेके भी नहीं आया और वो ये बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे टिफिन से ही खाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिवली बोल रहा है, वो हमारे ऊपर जोर डाल के जोश दिखा रहा है वो अपना। यही हालत रूट्स की होती है। ठीक है, रूट्स भी क्या करते हैं, मेरे पास मिनरल्स है भी, लेकिन फिर भी मुझे बाहर से क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो इस केस में जो ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि देखो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो होगा बाहर से, सोयल से रूट्स के अंदर हम मिनरल्स को भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्ट तो वो हो ही गया। लेकिन हम एक्टिवली जोश के साथ अकड़ दिखा के उन मिनरल्स को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन उनकी मूवमेंट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, अब वो जोर जबरदस्ती से मिनरल्स को बाहर से अपने रूट्स के अंदर भिजवाएगा, तो उसको एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर कोई खाना लेके आया भी है, लेकिन फिर भी उसको दूसरे का टिफिन चाहिए, तो जोर जबरदस्ती से 1-2 मुक्का मार के या फिर उसकी पिटाई करके ही वो क्या करेगा, दूसरे का टिफिन छीनेगा। ठीक है, तो सेम यही हालत होगी यहाँ पे भी। तो रूट्स क्या करेंगे, उनको एटीपी की जरूरत होगी। एटीपी क्या होती है हमारी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है जो हमारे स्टोर्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि रूट्स के बाहर मिनरल्स प्रेजेंट है कम कंसंट्रेशन में, रूट्स के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करवानी पड़ेगी पार्टिकल्स की। ठीक है, अब जो ये मूवमेंट करवा रहे हैं, तो इसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टाइप के क्या हैं, डिफ्यूजन बोल दो या फिर ट्रांसपोर्ट के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर चीजों का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को किस तरीके से भेजते हैं। तो हमने उसमें 2 चीजें देखी हैं कि हमें जो ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के अंदर, वो हम 2 जगह पे करें, या तो हम पास में करेंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक करेंगे। एक शॉर्ट डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस, 2 तरीके के हैं। तो आज के लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में पढ़ा है। उनमें कौन कौन आए, सिंपल डिफ्यूजन आया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आया, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे कि ये ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फ्लोएम टिश्यू है और जो जाइलम टिश्यू है, वो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।